अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता व्यवस्था ईद मुबारक सबको। और अभी फिर से आप सब ने जो है वो कमर कस ली है, CSS और PMS की तैयारी में आप मशगूल हो चुके हैं। तो आज हमारे जनाब चैनल पे माशाल्लाह बड़ा ही मुबारक दिन है। एक नहीं माशाल्लाह दो महान हस्ती हमारे साथ मौजूद है। सर गुलाम हुसैन, वो तो हमारे चैनल की सेलिब्रिटी हैं, आपको पता है, पहले आप सब जानते हैं। थैंक यू साथ सर। हमारे सर इमरान अनवर साहब मौजूद हैं यहाँ पे। आज सर इमरान का इंट्रोडक्शन मैं करवा दूँ। सर इमरान वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आजकल माशाल्लाह से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस भी वर्क कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट में, और PMS क्वालिफायर है और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ सर गुलाम हुसैन का आपको पता ही है, इज़ अ PMS ऑफिसर, एक्स लेक्चरर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो आज जो हमारा डिस्कशन का जो मौजू है वो टॉपिक है कि CSS PMS और PhD या एमफिल। चलो मैं कहता हूँ एमफिल किया तक तो ठीक है सर। कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी PhD करके हमने CSS करना है। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन टू योर साइड, आप क्या समझते हैं कि अगर आपने ये डिसाइड किया हुआ है, या फर्स्ट कि आपने नहीं भी डिसाइड किया हुआ, अब ये सवाल पूछते आपसे कोई बच्चा कि सर CSS PMS करूँ या एमफिल PhD करूँ, तो आपका इसका पे क्या जवाब होगा? जी सर, थैंक यू वेरी मच और वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर ईद। और ये जो सिलसिला है चलता रहेगा इंशाल्लाह। अब ज़्यादा स्पीड से चलेगा कि हम बहुत सारी क्यूरीज जो बच्चों की हैं उनको आंसर करेंगे। सर ये सवाल बहुत रेलेवेंट है और बहुत सारे लोग पूछते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो मास्टर्स करते हैं या MS करते हैं, उसके बाद फ़ौरन वो PhD या MSc उसमें MPhil में एडमिशन ले चुके होते हैं। तो फिर उनको पता चलता है कि अब हमें CSS करना चाहिए या फिर हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए, या कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। अभी हमारी एक स्टूडेंट थी पिछले बैच में हमारे, जो उनको जर्मनी का एक स्कॉलरशिप ऑफर हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे CSS करना चाहिए, PMS की अटेम्प्ट देनी चाहिए, या मैंने उनसे एक टेस्ट लिया, फिर हमारा सेशन उन्होंने ज्वाइन किया। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आप जर्मनी जाएंगी PhD करके, फिर वापस आएंगी तो आपको जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी। और ये जो एग्ज़ाम है PMS का, CSS का, इट्स नॉट अ डिग्री, इट्स अ जॉब। आप MPhil करते हैं और PhD करते हैं, उसके 5 साल 4 साल ज़ाय करने के बाद, ज़ाय तो मतलब लगाने के बाद, मैं ज़ाय नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ बच्चे PhD करने के बाद अच्छी पोस्ट पे लग भी जाते हैं। तो उसके बाद फिर आपने जॉब के लिए आना है। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप 1 साल 1.5 साल इन्वेस्ट करके तो पहले ही नौकरी ले लें, और वो भी अच्छी नौकरी। आप MPhil PhD करने के बाद आप क्या बनेंगे? असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में और लेक्चरर। जबकि PMS और CSS करने के बाद एक आप अच्छे कैडर के ऑफिसर बनेंगे। तो ये वेरी करता है, कुछ लोगों की वैसी नेचर होती है कि हम टीचिंग को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग साइंटिस्ट बनना चाहते होते हैं, कुछ लोग और उनकी नेचर होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे नहीं आना चाहते। तो उनके लिए तो बेहतर है कि वो MPhil और PhD करें। जो कि जॉब सीकर है, एक जनरल कैंडिडेट है जो करना ही नौकरी चाहता है और उसका पैशन ही एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का है, मैनेजरियल टाइप का है, तो उसे चाहिए कि CSS PMS की अटेम्प्ट। और ये मजे की बात है, MPhil और PhD तो आप किसी भी एज में कर सकते हैं। मतलब अगर 60 साल के भी हैं तो आपको PhD में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलेगा, बाहर की कंट्रीज में मिल जाएगा। CSS PMS की तो एक एज लिमिट है, उसके बाद तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें सर, आपसे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रीस्टेट करूँगा। आप एक तो बड़ा ये क्लियर हो गया कि एक आपकी एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप CSS PMS करना चाह रहे हैं, या आप रिसर्चर बनना चाह रहे हैं, या आप टीचर बनना चाह रहे हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं। उसके लिए तो ये मसला ही नहीं है ना, जिसको क्लियर है कि जी मैंने प्रोफेसर बनना है या मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं तो क्या इसका कोई फर्क पड़ता है आपकी सक्सेस पे कि आप BA करके आ रहे हैं या PhD करके आ रहे हैं? Thank you, sir. First of all, I would like to thank you both for inviting me on such a good platform. तो as far as the question is concerned, सर पहली बात तो ये है कि जैसे गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि आपके इंटरेस्ट जो है वो शो सामने आते हैं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर ही रखना चाहते हैं, या वो रिसर्च में जाना चाहते हैं, जैसे गुलाम हुसैन साहब ने कहा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसकी जो नोयत है वो ये है कि अगर दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो किसको करेंगे। अब ये वेरी करता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एज वेल। पर्सन टू पर्सन तो करता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में MPhil PhD कर रहे हैं जो आपके एक्सप्रेशन को निखारता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग MPhil इन इंग्लिश लिटरेचर
और PhD इन इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें आपको कंपेटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल में आप ऐसे सब्जेक्ट में भी पहले PhD अगर करते हैं तो उसके बाद कंपेटिटिव एग्जाम में आना जो है वो इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू सुटेबल फॉर दैट। क्योंकि जो आपका एक्सप्रेशन चाहिए, अब CSS का एग्जाम किस लेवल का है? ग्रेजुएशन लेवल का। बेसिक तो हमें ग्रेजुएशन लेवल की चाहिए स्टडीज, और अगर आप उसके लिए सिर्फ CSS के लिए MPhil PhD कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द वाइज डिसीजन। उसमें आपको टोटली ये देखना पड़ता है कि आपकी जो कंपैरेटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। सेकेंडली एक चीज और है, हम अगर अपने माजी रिसेंट पास्ट में देखें ना तो पाकिस्तान में PhD लेवल लोगों की तादाद ऐसे बड़ी है कि जैसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने लोग, मशरूम ग्रोथ हो गई है। एंड बिलीव मी दे आर वेटिंग फॉर द जॉब्स एज वेल। और वो फिर अगेन वही बात आ गई कि पर्सन टू पर्सन तो है ही, तो सब्जेक्ट भी है। अगर आप साइंस में PhD करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा तौर पे रिसर्च वर्क की जरूरत है, और सबसे बढ़ के रिसर्च इन्वायरमेंट की जरूरत है। और वो आपको एक देखना पड़ेगा कि क्या हमारे हमारी कंट्री में या जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, क्या आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि जहाँ पे आपको इक्विप किया जा रहा हो कि आप रिसर्च करें और नेशन के लिए कुछ कर सकें। ऑन द अदर हैंड, if you are doing masters, and in my point of view, if you are going for competitive exam, masters or maximum MPhil is sufficient enough, क्योंकि उसमें एज लिमिट भी नहीं होती। आपको पता है जी कि 30 एज तक जो है ना आपने, या 28 एज तक, या जो भी एज लिमिट है उसके मुताबिक आपने कंपैरेटिव एग्जाम देना है, और उसको दे के आप सिक्योर करें जॉब को। आई वुड सेकंड द ओपिनियन ऑफ वर्दी गुलाम हुसैन कि वो जो है ना एक कि आप PhD करने के बाद भी उस साइड पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी कंपैरेटिव एग्जाम है। लेकिन PhD में कंपटीशन किस लेवल का है वो आपके सामने है। क्या हमारा PhD जो है वो फॉरेन PhD के साथ मैच करता है, या क्या हमारे कंट्री में जो PhD हो रही है वो इस लेवल की है कि हम बाहर जाके या अपने कंट्री में ही अपने कंट्री के को जो है वो सर्व कर सके। ऑन द अदर हैंड, CSS इज अ प्रेस्टिजियस एग्जाम जिसमें आप बाकायदा तौर पे जितना आपने वर्क करना है अपने PhD के ऊपर, उतना अगर इसके ऊपर काम करें, सिर्फ थीसिस जितना काम इसके ऊपर करें, तो आप एक अच्छी जॉब, बल्कि बेहतरीन जो हमारे यहाँ क्रीम जिसे कहा जाता है, लोग इस जॉब में आते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक क्योंकि मैं MA इंग्लिश और MPhil को एक लंबे अरसे से टीच कर रहा हूँ, तो मुझे भी किसी ने फ्रैंकली स्पीकिंग के कहा था जी कि आप PhD करें, आपके लिटरेचर की बैकग्राउंड है, इंटर लिटरेचर से ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार वो मैं किसी भी एज में कर सकता हूँ। नो डाउट हर्डल्स होती हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन मेन चीज यही है कि एज लिमिट जो है उसको आपने मद्देनजर रखना है कि उसकी कोई एज लिमिट नहीं है PhD की, और यहाँ पे एज लिमिट है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा सर। PhD और MPhil जैसे सर ने कहा कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनका PhD इतना लिंगर ऑन होता है कि उनको 6-6 साल लग जाते हैं। That is another ठीक है, बिफोर embarking on that subject of any subject in PhD and post doctoral or doctoral studies, आप ये सोच लें कि वो एक अनलिमिटेड आपका फेज है। उसमें आपको जो एंड तक जो आपका है वो आपको पता नहीं चलना कि आपकी PhD कब कंप्लीट होगी। और यही वजह है कि सर बहुत सारे PhD, जैसे सर ने कहा कि वो इनकम्पैटिबल है टू आवर सोशल नीड्स। PhD करने के बाद उनका यूटिलिटी कोई नहीं है सिवाय प्रोफेसर बनने के, और रिसर्च उनकी इतनी अपडेटेड नहीं है या इंटीग्रेटेड नहीं है विद फॉरेन मॉड्यूल्स या फॉरेन स्टैंडर्ड्स, तो यूजफुल नहीं होते। तो जाहिर है वो अब आप देख लें, लास्ट टाइम इस्लामाबाद में बहुत सारे PhD लोगों ने बाकायदा तौर पर एहतजाज किया कि हमें प्लेस किया जाए, प्लेसमेंट दी जाए हमें। अब ये होती है ना, किसी की प्लेसमेंट पॉलिसी होती है कि जो PhD करेगा उसको हम एडजस्ट करेंगे। अब इवन सर लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं, इवन हमारे लेक्चर में PhD लोग अप्लाई करते हैं और टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते। और सर आपकी बात को प्रोलॉन्ग करता हूँ कि हमारे यहाँ तो MPhil का थीसिस करते सालों गुजर जाते हैं, बल्कि लोग थीसिस करते ही नहीं वो। और एक और मजे की बात है कि कुछ लोग सिर्फ 5,000 अलाउंस और 10,000 अलाउंस लेने के लिए PhD करते हैं। अब अगर उस एंगल से इसको देखा जाए तो जितना अगर आपने
अब मैंने वो बात रह गई थी कि मुझे कहा गया जी कि आप पीएचडी करें। मैंने कहा वो सारी उम्र पड़ी हुई है। तो हम बच्चों को जब कहते हैं नो डाउट एमफिल पीएचडी करें, लेकिन 2010 के बाद, 2011-12 के बाद ना, 2010 में बहुत कम एमफिल आपको मिलते होंगे इंग्लिश लिटरेचर में या दूसरे में। लेकिन अगर हम ऑनवर्ड चले ना, तो आगे जाके हमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की एक भरमार नजर आती है, जहाँ पे लोग ऑलरेडी प्रोफेशन में मौजूद होते हैं और एमफिल के में एडमिशन लेते हैं इस वजह से कि उनका एमफिल अलाउंस लग सके थ्रू आउट। तो अगर हम देखें ना कि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है पीयू में या जीसीयू है, वहाँ तो लोगों को एमफिल में एडमिशन ही 10-12 लोगों को मिलता है। एक दौर था वहाँ पे मैडम शाइस्ता सुन सराजुद्दीन होती थी, वो 4 से 5 लोगों को एडमिशन देती थी। तो मतलब ये कि वो एक क्वालिटी आती थी। अब इतनी ज्यादा लेवल के ऊपर आप कर रहे हैं और पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, हाँ जी, मास प्रोडक्शन हो रही है और क्वालिटी नहीं रह रही, और फिर टाइम स्पेन भी सर बहुत बढ़ रहा है इसमें, ये भी है। तो चलिए इसको हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये इन क्वेश्चन आंसर सीरीज का पर्पज ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको बड़ा डिबेट की शक्ल में उनको हम आंसर देना चाहिए। पहला इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है कि अगर आप क्लियर है कि जी आपने तो टीचिंग साइड पे जाना है या रिसर्च साइड पे जाना है, तो फिर तो मसला कोई नहीं है, फिर आप ऑब्वियसली आप पीएचडी करें, एमफिल करें, उसमें अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी सर्टन डिसिप्लिन में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लाइक इवन एग्रीकल्चर साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी, इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है, तो प्लेसमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलती। CSS PMS में भी इतना ईजी नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्वियसली टफ कॉम्पिटिशन है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन पाकिस्तान। बट अगर आपने CSS PMS ही करना है तो शॉर्ट सी बात जिस पे दोनों पैनलिस्ट एग्री हैं कि भाई उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, जिसको हम कहते हैं सिंपल ग्रेजुएशन या सिंपल BA, तो बगैर किसी अचार के और मसाले के तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। और कोई भी आपका DAE मास्टर्स कर ले, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी आपका उसमें वैलिड है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो MBBS कर रहे होते हैं और साथ में ADP करके वो CSS में बैठ जाते हैं, तो उसके लिए कोई एमफिल की कोई PhD की जरूरत नहीं है अगर आप CSS करना चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।